मुख्य विवाद है क्या क्या पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के, वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो विवाद आया ना वो तो यही था कि ध्यान किस पर दिया जाए, कृषि पर। लेकिन अकेले कृषि से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए कृषि की बजाय किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उद्योगों बढ़ेंगे, औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब एक साइड के तो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप औद्योगिकीकरण पर ध्यान दो, दूसरी साइड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कृषि पर ध्यान दो। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हुए हैं, आपने शायद नाम भी सुना होगा और इसके चर्चे भी सुने होंगे आपने, चौधरी चरण सिंह। बड़े ही गजब के नेता हुए, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम एक रिकॉर्ड भी है कि एक भी दिन लोकसभा में न जाने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भी उस टाइम में थे। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि आप जो ये कृषि को बैकफुट पे लेकर के जा रहे हो, औद्योगिकीकरण को आगे लेकर के जा रहे हो ना, ये काम ठीक नहीं है आपका, इससे आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। मुख्य विवाद जो बन रहा है ना उसके अंदर चौधरी चरण सिंह शामिल थे। चौधरी चरण सिंह तो पक्षधर हैं किसके, कृषि को बढ़ावा देने के, क्योंकि वो एक खुद किसान थे, वो एक खुद किसान थे और इस तरीके के जमीन से जुड़े हुए इस तरीके के नेता थे। उनका एक रोचक सा किस्सा आता है, मैं आपको सुनाता हूँ, एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, उनको किसी ने शिकायत की कि बलिया उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, बलिया करके वहां का थाना है, कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी है ना वो बिना रिश्वत के काम नहीं करते। किसान ने उनको लेटर लिखा कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो बिना किसी भी रिश्वत के वो काम नहीं करते। प्रधानमंत्री का दौरा था, उस स्टेशन की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ गए, उन्होंने अपना जो भी लाव लश्कर था वो पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जाएगा तो लाव लश्कर तो साथ में रहेंगे ना, अकेले तो जाने नहीं देते, उसको सिक्योरिटी का सवाल है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री की बात है, तो अकेले जाने नहीं देते। उन्होंने अपना लाव लश्कर पीछे छोड़ दिया कि आप यही रुको, मैं ऑडिट करके आता हूँ, चेकअप करके आता हूँ, जांच करके आता हूँ। रास्ते में एक किसान से मिले, उसके कपड़े उन्होंने उससे उधार लिए, बोले आपके कपड़े चाहिए, ठीक है ले जाओ। उन्होंने कपड़े पहने, एकदम जो ठेठ देसी जो किसान का रूप होता है ना वो उन्होंने बनाया, कपड़े धोती वगैरह पहन के, सफा वगैरह लेकर के, और थाने के शाम का धुंधल का है, मतलब दिन ढलने वाला है, गोधूली का टाइम जो होता है वो टाइम, थाने में प्रवेश किया और बोले मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे पैसे खो गए, मैं आया था बैल खरीदने के लिए और मेरे पैसे चोरी हो गए, मुझे रिपोर्ट लिखो। कहते हैं कि उस थाने के अंदर संदीप ने, किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की रिपोर्ट लिखने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट लिखने से स्पष्ट मना कर दिया, उल्टे उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, यहाँ क्यों आए, आप अपने गांव में भी बैल खरीद सकते थे जहां से आप आए हो। 100 प्रकार के सवाल उन्हीं पर उठने लगे। चौधरी चरण सिंह हार कर वापस बाहर आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद में कांस्टेबल आता है, उन्होंने कहा कि बाबा यहाँ पर बिना रिश्वत के काम नहीं होगा, अगर आपने अपना काम करवाना है ना तो कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे आप। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इतने पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं रिश्वत दे पाऊँ। ले दे करके बात निपटती है कुल 35 रुपए में, कहीं 35 का जिक्र मिलता है, कहीं 30 का जिक्र मिलता है, कहीं 30 रुपए दिए थे, कहीं 35 रुपए दिए थे, कुछ ऐसा जिक्र मिलता है। तो उस टाइम में 30-35 रुपए जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ी रकम हुआ करती, अपने आप में बड़ी रकम। तो 30 या 35 रुपए में उनकी बात डिक्लेयर होती है, अंदर बुलाते हैं, रिपोर्ट लिख दी जाती है। अब जो रिपोर्ट लिख रहा है थानेदार है वो ये पूछ रहा है कि बाबा आप साइन करेंगे या अंगूठा लगाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मैं साइन करूंगा। उन्होंने पेन लिया और दूसरे हाथ से जो इंक पैड नहीं होती जिससे अपने मोहर वगैरह लगाते हैं, सील लगाते हैं, उन्होंने वो उठा ली। और वो थानेदार के साथ साथ में जो 2-4 कांस्टेबल और खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब इन्होंने कहा कि मैं सिग्नेचर करूंगा तो ये क्यों उठाई, और अगर यही उठा लिया तो फिर पेन से सिग्नेचर कैसे कर देंगे। उन्होंने सिग्नेचर किए, अपनी जेब से मोहर निकाली, लगा दी।
प्रधानमंत्री भारत सरकार, पूरा थाना घर चला गया, पूरे का पूरा थाना ही घर। तो इसको निकालो यहाँ से, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। वो था प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। एक्चुअलिटी में जो ग्राउंड से जुड़ करके जो काम करने वाला व्यक्ति था वो वही था, चौधरी चरण सिंह था। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हालांकि वो एक अलग बात रही है कि उनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए हमें मिला। अगर वो थोड़ा लंबे समय के लिए हमें कार्यकाल मिलता तो शायद चीजें और ठीक होती और वो और ठीक कर पाते। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन फिर भी इन्होंने औद्योगिकीकरण का विरोध किया था। ये अपने आप में बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया था कि आप औद्योगिकीकरण तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कृषि को आप पिछले पायदान पर लेकर के जा रहे हो ना, बैकफुट पर लेकर के जा रहे हो ना, वो मत लेकर के जाओ। अगर वो किया तो फिर दिक्कतें नहीं। अगले पेज पर देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ मुख्य विवाद, मेन जो विवाद हुए वो क्या विवाद हुए हैं वहां, है ना। अब ये एक डिस्प्यूट इसलिए भी आया कि एक पहली तो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक थी। तो दूसरी कब से कब तक लागू हो जाएगी? 56 से 71, 56 से 61, 1956 से 1961 दूसरी योजना। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो हर चीज के लिए एक डिक्लेरेशन था, हर चीज के लिए एक डिक्लेरेशन था कि कौन सा कहां पैसा कितना खर्च करना है। कुल मिलाकर के ये कहें कि ये सुनियोजित था, सुनियोजित, और वो भी किसके मामले में? कृषि के मामले में। लेकिन यहां पर कृषि के मामले में कोई नियोजन नहीं था, कोई नियोजन नहीं था, अभाव था, टोटली अभाव था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर कि क्या किया जाना चाहिए, कौन सा पैसा कितने मद में खर्च किया जाना चाहिए, कहां खर्च किया जाना चाहिए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना 56 से 61 की, इसके अंदर कृषि के मदों का अभाव था, उसका कोई भी एक प्रारूप तैयार नहीं था, ड्राफ्ट नहीं बनाया गया था। बनाया भी गया था तो उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया कि एकदम अपने आप में डिक्लेयर हो चीजें, अपने आप में पूरी हो चीजें, ये बिल्कुल नहीं था उसमें। तो इस कारण से कृषि जब कोई भी चीज है, सरकार कोई भी काम करती है, हम क्या सोचते हैं नया कानून बनाया है, ऐसे ही बन गया कानून। बाकायदा पहले लिखित में एक ड्राफ्ट बनता है, उसका एक प्लान तैयार होता है लिखित में, पहले पूरे का पूरा लिखित में प्लान बनेगा। उस लिखित प्लान को पढ़ेंगे, जैसे आपने प्लान लिखा है तो 2-4 लोग और ही पढ़ेंगे उसको, आप दोबारा नहीं पढ़ोगे उसको, वो उसमें कमियां निकालेंगे, फिर तीसरे लोग उस कमी को दूर करेंगे। ऐसे करके एक ड्राफ्ट तैयार होता है। संविधान के अकॉर्डिंग चीजें होती है उसके अंदर। संविधान का कोई भी कानून जो है ना, वो उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। अगर संविधान वॉयलेट होने लग गया तो फिर वो कानून नहीं रहेगा, वो खारिज हो जाएगा। वो आज नहीं तो कल खारिज हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब खारिज हो जाएगा, है ना। तो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। तो 1956 से 61 के दौरान जो पंचवर्षीय योजना चली, उसके अंदर कृषि के जो मद थे उनका टोटली अभाव था। और यही कारण था कि चौधरी चरण सिंह ने इन चीजों का विरोध किया, क्योंकि वो खुद उनको पता था, चौधरी चरण सिंह को, कि अगर चीजें आगे बढ़ानी है तो कृषि को भी उसी रफ्तार से चलाना पड़ेगा जिस रफ्तार में आप औद्योगिकीकरण की सोच रहे हैं। सपोज करो कि अगर कृषि को आप उस तरीके से नहीं चला रहे हो जिस तरीके से चलाना चाहिए, आप औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हो, आप औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन देश में एक संकट तो पक्का है कि उत्पन्न हो ही जाएगा। कौन सा? खाद्यान्न संकट। कृषि नीचे चल रही है, औद्योगिकीकरण ऊपर चल रहा है, पैसे आपके पास खूब आ रहे हैं, आप विदेशों में माल भेज रहे हो, विदेश नीति आपकी ठीक ठाक अच्छे तरीके से है, टैक्स आपके पास खूब आ रहा है सरकार के पास में, ये कहां से आएगा? खरीदोगे बाहर से। अगर ये बाहर से खरीदोगे तो आर्थिक संकट में जूझ जाओगे,
और अगर देश के अंदर पैदा नहीं हो रहा है तो आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, जो कि 1960 के दशक में भयंकर रूप से उत्पन्न हुआ था। खाद्यान्न संकट 1960 का दशक था, उसके अंदर भयंकर रूप से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। इसी बुक में हम आगे पढ़ लेंगे। अब चौधरी चरण सिंह जो कांग्रेस की इस प्रकार की कुछ नीतियों से अलगाव में चल रहे थे, थोड़ा विरोध में चल रहे थे, इसलिए इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। कौन सी? भारतीय लोकदल। एक नई पार्टी बना ली इन्होंने। हमारी यहाँ पर पार नहीं पड़ने वाली सीधी बात है, जब यहाँ पार नहीं पड़ रही है तो अपनी पार्टी अलग बना लेंगे। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी नहीं बनाई थी, भारतीय लोकदल, याद रख लेना। पहले कहाँ थे ये? कांग्रेस में। बाद में कौन सी पार्टी बना ली? भारतीय लोकदल पार्टी बना ली। सेकेंड पंचवर्षीय जो योजना थी 1956 से 61 के अंदर, उसमें कृषि मदों का अभाव था, यानी कृषि पर किए जाने वाले व्यय के बारे में कोई विशेष एकदम नियोजित प्लान नहीं था, जिसका विरोध खुले रूप से विरोध किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया था, खुले रूप में विरोध किया था उसको। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सिंपल ये कि औद्योगिकीकरण जो होगा वो एक वर्ग विशेष की तरफ से होगा, एक वर्ग विशेष की तरफ से होगा। वर्ग विशेष की तरफ से होने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है पहले से वही तो उद्योग लगा पाएगा, जिसके पास बेचारे के पास पैसा ही नहीं है वो उद्योग कहां से लगा लेगा? जो आज किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, जो व्यक्ति जिसके पास मान लीजिए 2-4 बीघे 5 बीघे जमीन है, वो अपनी खेती कर रहा है, आराम से उसका जीवन चल रहा है, ठीक है, उसको बोले तो उद्योग लगा लेगा वो? पॉसिबिलिटी नहीं है। औद्योगिकीकरण से किसका फायदा होने वाला है? किसानों का फायदा होने वाला है? किसानों का तो फायदा नहीं होने वाला, एक वर्ग विशेष का फायदा हो रहा है। वर्ग विशेष का फायदा हो रहा है, एक विशेष वर्ग आगे जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? जो किसान है या मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, ये लोग चुकाएंगे उसकी कीमत। सरकार क्या करेगी? औद्योगिकीकरण करेगी, कृषि को कम कर रही है। जब कृषि कम हो जाएगी तो जो खेती कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? अपना पेट पालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा उनको। उनके जो पुश्तैनी चीजें, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है। तो इसलिए वर्ग विशेष के, एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए कई लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वजह से चौधरी चरण सिंह इसके पक्ष में नहीं थे कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। इसीलिए मुख्य विवाद रहा है, मेन जो मेन डिस्प्यूट पड़ रहे हैं, मेन कॉन्ट्राडिक्शन उस टाइम में कर रहा है, उसी वजह से कर रहा है, और कोई कारण नहीं है इसका। अब जो दूसरे लोग थे वो ये सोच रहे हैं कि जो औद्योगिकीकरण है, उद्योगों का जो उत्पादन है, उद्योग उत्पादन, उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस उद्योग उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जितना औद्योगिकीकरण है उतना ही ज्यादा इनकम, और जितनी ज्यादा इनकम आर्थिक संकट से उतना जल्दी उबर जाएंगे। लेकिन ये तर्क एक विशेष तर्क नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए ऐसे जिन्होंने इस चीज को नहीं माना था कि आप उद्योग उत्पादन बढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, कृषि को आप पीछे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि आप कीजिए, उद्योग उत्पादन को बढ़ाइए, लेकिन उसी अनुपात के अंदर कम से कम आप कृषि को भी बराबर लेकर के चलिए। यदि आप कृषि को बराबर लेकर के नहीं चल रहे हैं तो जो खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने वाला है उससे उभरेंगे कैसे हम? उससे उभरने का हमारे पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए जो चौधरी चरण सिंह थे वो इसके विरोध में थे, और अकेले चौधरी चरण सिंह ही नहीं थे, काफी लोग ऐसे थे जो इसके विरोध में थे कि भाई आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन जो कृषि को बैकफुट पे रख रहे हो ना, इसमें आपके पास अभाव है इन चीजों का, एक ड्राफ्ट ही नहीं है आपके पास कि आप दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर कहाँ काम कितना कितना लगाने वाले हो। इस चीज का आपके पास कोई प्रारूप ही नहीं है। उसके बाद में जब शुरुआती दौर चल रहा था तो भारत के पास दो मॉडल थे उस टाइम में। सिंपल बात करें तो दो मॉडल थे। कौन कौन से थे अभी देख लेते हैं, और अभी समझ भी लेते हैं हमको कि ये दो मॉडल किस तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि इन दो मॉडल के आधार पर ही अगर काम करते
तो फिर चीजें शायद जो जैसी आज हम देख रहे हैं वैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी देख लेते हैं। दो मॉडल कौन कौन से थे? पहला मॉडल तो था पूंजीवादी मॉडल। कौन सा? पूंजीवादी मॉडल। और दूसरा था समाजवाद मॉडल। ये दो मॉडल थे कि एक तो पूंजीवाद हो और दूसरा समाजवाद हो। अब पूंजीवादी मॉडल क्या है, समाजवादी मॉडल क्या है, आराम से सुनो। पूंजीवादी मॉडल अगर सरकार अपनाए, पूंजीवादी मॉडल को सिंपल भाषा में अगर हम यूं समझें कि जिसके पास पूंजी है उसके पास तो पूंजी और आती रहेगी, और जिसके पास लगाने के लिए पूंजी नहीं है वो और गरीब होता जाएगा। यानी सीधे सीधे कहें तो अमीर और अमीर, अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, और गरीब है वो गरीब और गरीब होता जाएगा। तो क्या ये विकास का ये मॉडल अपने भारत के लिए ठीक है? ठीक तो नहीं है ना, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल क्या कर रहा है, एक विशेष वर्ग को ही, एक वर्ग विशेष को क्या कर रहा है, लाभ दे रहा है। एक विशेष वर्ग को लाभ दे रहा है नहीं, जो खेती किसानी कर रहा है बेचारा गरीब अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। ये नुकसानदायक है। कुल मिलाकर के ये कहें कि यहां पर प्राइवेट मॉडल जो है वो काम करेगा, प्राइवेट मॉडल काम करेगा। प्राइवेट मॉडल मान लीजिए एक तो है गवर्नमेंट स्कूल और एक है प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट की और प्राइवेट की फीस में रात दिन का अंतर होता है। प्राइवेट वाले कभी ये फीस लेके आओ, कभी वो फीस लेके आओ, कभी ये करो कभी वो करो, ऐसा लगा देते। गवर्नमेंट वाले एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाते, उनकी जो एक एडमिशन फीस होती है वही लगाते हैं, उसके अलावा उनका कुछ नहीं रहता है, एक्स्ट्रा उनका कुछ नहीं होता है ना। दूसरा, गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में चले जाओ और एक प्राइवेट में चले जाओ, जहां गवर्नमेंट में 10,000 में काम हो जाएगा वहां प्राइवेट में 1 लाख में भी काम नहीं होने वाला है। 1 लाख में व्यापार नहीं बढ़ेगा, उसमें भी बोलेंगे कि अभी तो 15-20 हजार और चाहिए, 50,000 रुपये और चाहिए, है ना। तो यहाँ ये जो प्राइवेट मुद्दा है, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में जाएगा तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे उसको, और ले दे के अपने पास इतनी बचत है कि या तो बंदे को बचा लो या पैसों को बचा लो। मान लीजिए 2 लाख गवर्नमेंट में गए, गवर्नमेंट अगर ये मॉडल अपनाए, पूंजीवादी मॉडल अपनाए, तो ये चीज तो खत्म ही होगी। गवर्नमेंट तो है ही नहीं, प्राइवेट वाले हैं, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे बंदे को बचाना है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, पैसे तो और कमा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जिसके पास 2 लाख थे उसके पास कितने बचे? 50,000। और प्राइवेट वालों के पास, जिसके पास पहले से करोड़ों की संपत्ति है, उसके अंदर 1.5 लाख और बढ़ गई, तो गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। हो सकता है किसी के पास 2 लाख न हो, वो बेचारा क्या करेगा, कहीं ना कहीं से पैसे के आधार पर या पैसे की कमी के कारण कभी भी आज तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। वरना लोग इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि गरीब था इसलिए मर गया, अगर अमीर होता तो मरता ही। तो पैसे के लिए कभी भी कोई व्यक्ति किसी को मरने नहीं देता, ये हमें भी पता है। चाहे वो कहीं से भी उठा करके लेके आए, ब्याज पे लेके आए, कैसे भी लेके आए, वो लेके आएगा पैसा, वो है ना। लेकिन पैसे के अभाव में कभी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो अगर किसी के पास 2 लाख थे और किसी के पास अगर नहीं भी है तो वो ब्याज पे लेके आएगा सेठ साहूकार से, लेकिन इनको तो देगा। बंदा तो बच गया लेकिन मरा कौन? वही जिसने बचाया, उसको तो 2 लाख चुकाने पड़ेंगे, उनके तो ब्याज चुकाने पड़ेंगे ना उसको। तो नहीं चुकाएगा तो उसकी जो थोड़ी बहुत जमीन है वो भी जाती रहेगी। तो गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। पूंजीवादी मॉडल के अंदर गवर्नमेंट चीजें जो है ना वो नहीं है।
टोटल सब कुछ प्राइवेट हाथों में है, ये है पूंजीवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल क्या है? जी समाजवादी मॉडल है ना, इसके अंदर प्राइवेट का नाम ही नहीं है, इसके अंदर हर एक चीज क्या है? सरकारी, गवर्नमेंट है, इसके अंदर सारी चीजें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट का यहां पे नाम निशान है। लेकिन सरकार ने क्या किया? तत्कालीन सरकार ने इन दोनों मॉडल को ही नहीं अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये दोनों में से कोई भी एक अपना लिया, पूंजीवादी अपना लिया, तो वैसे हम घाटे में, सबका साथ सबका विकास वाली कहानी है वो तो चौपट हो जाएगी। हम एक तरफ चाह रहे हैं जनता की भलाई हो, जनता की भलाई हो, हमने शुरू से पढ़ा ना, पहले अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार उस टाइम ये चाह रही थी कि जनता का हित होना चाहिए, जनता की भलाई होनी चाहिए, लेकिन पूंजीवादी मॉडल में जनता की भलाई कहां हो रही है? नहीं हो रही। समाजवादी मॉडल में हर एक गवर्नमेंट होगा, हर एक चीज गवर्नमेंट होगी। तो अगर कोई अपना व्यवसाय करना चाहे, उद्यम करना चाहे, पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अपने व्यवसाय करने की पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। कोई भी बड़ा उद्यम करना चाहे, बड़ी फैक्ट्री या बड़ी कंपनी लगाना चाहे, वो खत्म है वो चीज। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि अभिव्यक्ति की या आजादी या समानता का अधिकार या आजादी का जो अधिकार है हमारा, वो छिन गया हमसे। संविधान में लिखा हुआ है ना कि कहीं व्यक्ति कहीं भी जाकर के रह सकता है, वहां अपना व्यवसाय चला सकता है, वो हमारा अधिकार छिन गया, सीधे सीधे छिन गया। तो सरकार ने इन दोनों को ही नहीं अपनाया, बोले नहीं हम इन दोनों को ही नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? हम इन दोनों का मिक्सचर अपनाएंगे, हम इन दोनों का मिक्सचर अपनाएंगे। इन दोनों में से कुछ कुछ बातें इसकी उठा लेंगे, कुछ बातें इसकी उठा लेंगे, ताकि हमें दिक्कत ही ना आए बाद में, समझे? तो कुछ बातें इसकी उठे, कुछ बातें इसकी उठे, और एक नया मॉडल बना करके प्रस्तुत किए, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है और सरकारी सेक्टर भी मौजूद है।